अच्छा जी स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और इस टॉपिक को आपने लाजमी और लाजमी समझ लेना है। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये आपको ना सिर्फ आपकी एक तरह से फार्मा के अंदर आपकी हेल्प करेगा, बल्कि ये जो आपका टॉपिक है ये आपको एक तरह से ओब्स एंड गायनी के अंदर भी हेल्प करेगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं एक तरह से कॉन्ट्रासेप्शंस के। कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं? आपने कहना कि जो कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं ये ऐसे मेथड्स होते हैं या फिर ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है। यानी कि आपने कहना जो कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं ये ऐसे मेथड्स होते हैं या फिर आपने कहना है ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि हमें आपकी एक तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है। तो आपने जो कॉन्ट्रासेप्शन है इसकी जो डेफिनेशन के अंदर लिखना है, आपने कहना जो कॉन्ट्रासेप्शन जो होती है ये क्या होती है। आपने कहना कि ये आपके क्या है, एक तरह से आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। यानी कि ये क्या है, आपने कहना ये आपके एक तरह से आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। या फिर आपने कहना कि ये आपके जो जो कॉन्ट्रासेप्शन हैं ये क्या हैं, ये आपने कहना एक तरह से ऐसे बैरियर मेथड्स हैं। ठीक है। यानी कि आपके एक तरह से ऐसे बैरियर मेथड्स हैं या फिर आपने कहना है कि ये आपकी ऐसी टेक्निक्स हैं। ठीक है। यानी कि ये क्या होते हैं, आपकी ऐसी टेक्निक्स होती हैं विच आर यूज्ड। ठीक है। जो कि एक तरह से यूज्ड होते हैं किसके लिए, आपने कहना कि विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है। विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि जो आपके कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं ये ऐसे आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं या फिर आपने कहना है ऐसे एक तरह से बैरियर मेथड्स होते हैं या फिर ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको एक तरह से प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है जी। इसके अंदर आपने कहना है अब जो आपकी कॉन्ट्रासेप्शन होती है ना, ठीक है, ये आपकी मेनली दो तरह की होती हैं। ठीक है। यानी कि जो आप मेथड यूज कर रहे होते हो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में, ये आपके मेनली दो तरह के होते हैं। ठीक है। जो आपने जो पहला इसके अंदर आपने कहना है ये क्या होता है, आपका एक तरह से हार्मोनल मेथड होता है। ठीक है। यानी कि क्या होता है, ये आपका एक तरह से हार्मोनल मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि हम बाहर से पेशेंट को क्या दे रहे होते हैं, बाहर से पेशेंट को हार्मोन दे रहे होते हैं और ये जो हार्मोन होता है ये आपको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है। और जो दूसरे होते हैं ये कौन से होते हैं, ये आपने कहना एक तरह से नॉन हार्मोनल मेथड होते हैं। ठीक है। यानी कि क्या होते हैं, एक तरह से नॉन हार्मोनल मेथड होते हैं। यानी कि जो आपकी कॉन्ट्रासेप्शन है ना, ये जो कॉन्ट्रासेप्शन होती हैं ये दो तरह की होती हैं। आपने कहना एक तरह से हार्मोनल भी होती हैं और आपकी नॉन हार्मोनल भी होती हैं। जो आपकी हार्मोनल होती हैं इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें हम पेशेंट को बाहर से हार्मोन देते हैं। जब हम उसको बाहर से हार्मोन देते हैं तो ये हार्मोन जो होते हैं उसको प्रेगनेंसी एक तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है। और जो आपके नॉन हार्मोनल होते हैं इसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि आपको एक तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर आपने कहना है अब ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि आपके एक तरह से हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस में आते हैं। तो इसके अंदर जो आपने पहला कहना है वो आपकी एक तरह से ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं। ठीक है। जिनके कौन से होते हैं, वो आपने कहना है एक तरह से ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बाहर से पेशेंट को एक तरह से ट्रांसडर्मल पैचेस जो होते हैं ये उसकी स्किन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने कहना है कि आपकी एक तरह से कुछ वेजाइनल रिंग्स होती हैं। ठीक है। यानी कि कौन सी होती हैं, आपने एक तरह से वेजाइनल रिंग्स होती हैं। अब ये जो वेजाइनल रिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं। और इसके अलावा आपने कहना है जो आपकी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस के अंदर आती हैं वो आपने कहना है एक तरह से मिनी पिल्स होती हैं। ठीक है। कौन सी होती हैं, आपने कहना है एक तरह से मिनी पिल्स होती हैं या फिर हम इनको एक तरह से प्रोजेस्टिरोन या प्रोजेस्टिन ओरल पिल्स भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं, इनको हम मिनी पिल्स भी कहते हैं या फिर हम इनको एक तरह से प्रोजेस्टिरोन ओरल पिल्स भी कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपने कहना कि जो आपकी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस में आती हैं वो आपके कुछ इंजेक्टेबल प्रोजेस्टिन होते हैं। ठीक है। यानी कि क्या होते हैं, इंजेक्टेबल प्रोजेस्टिन होते हैं। यानी कि क्या करते हैं, हम बाहर से पेशेंट को जो प्रोजेस्टिरोन होता है इसका इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपने कहना कि कुछ आपकी एक तरह से हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं। ठीक है। यानी कि क्या होता है, हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं। अब हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में आपने कहना कि आपकी मेनली जो होती हैं वो आपकी एक तरह से प्रोजेस्टिन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं। ठीक है। यानी कि क्या होती हैं, आपकी एक तरह से प्रोजेस्टिन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं। ठीक है। अब ये जो आपकी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है ना, ये दो तरह की होती हैं, आपकी हार्मोनल भी होती हैं और आपकी एक तरह से नॉन हार्मोनल भी होती हैं। क्योंकि अभी जो है हम पढ़ रहे हैं आपकी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस, तो इसके अंदर आपने कहना है कि आपकी ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, वेजाइनल रिंग्स होती हैं, आपकी मिनी पिल्स होती हैं या फिर हम इनको एक तरह से प्रोजेस्टिन ओरल पिल्स भी कहते हैं और आपकी एक तरह से इंजेक्टेबल प्रोजेस्टिन भी होते हैं।
आपकी एक तरह से हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं, जिनको हम एक तरह से आपकी एक तरह से प्रोजेस्टिन या फिर प्रोजेस्टिरोन इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर आपने कहना है। अब नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड आते हैं, तो सबसे पहले आपने कहना है एक तरह से कॉन्डम्स, ठीक है। जिनके कौन से होते हैं, आपने कहना एक तरह से जो कॉन्डम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके नॉन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन सॉरी आपके नॉन हार्मोनल जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने कहना है कि एक तरह से नॉन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है, ठीक है। यानी कि कौन सी होती हैं, आपने एक तरह से लिखना है कि नॉन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं, और इसके अंदर मेनली जो आपकी आती हैं वो आपकी कापर इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं, ठीक है। यानी कि कौन सी होती हैं, कापर इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि एक तरह से बीटीएल होता है, ठीक है। यानी कि क्या बीटीएल का क्या मतलब होता है कि बाईलेटरल, एक तरह से जो बाईलेटरल फेलोपियन ट्यूब लाइगेशन होती है, ठीक है। यानी कि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बाईलेटरल फेलोपियन ट्यूब लाइगेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मेल होता है, मेल के अंदर हम एक प्रोसेस करते हैं, ठीक है, सर्जिकल प्रोसेस होता है, जिसको हम वेजेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वेजेक्टोमी कहते हैं, जिसमें हम जो आपका वास्ट डेफरेंस होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका वास्ट डेफरेंस होता है उसको एक तरह से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या लिखना है, आपने कहना है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं ये क्या होते हैं, आपने कहना है ये ऐसे बैरियर मेथड्स होते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं, या फिर ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो आपकी एक तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। फिर आपने कहना है ये जो आपके कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं ना, ये आपके दो तरह के होते हैं, आपके हार्मोनल भी होते हैं और आपके नॉन हार्मोनल भी होते हैं। अब हार्मोनल में क्या होता है, आपने कहना है जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें हम पेशेंट को डिफरेंट तरीकों से जो है उसको एक तरह से बाहर से हार्मोन्स दे रहे होते हैं। इसके अंदर आपने कहना ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, वेजाइनल रिंग्स होती हैं, आपकी मिनी पिल्स होती हैं, जिनको हम आपका एक तरह से प्रोजेस्टिन ओरल पिल भी कहते हैं, ठीक है। और इंजेक्टेबल प्रोजेस्टिन भी होते हैं, और आपकी हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं, जिनको हम एक तरह से प्रोजेस्टिन इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। और नॉन हार्मोनल में आपने कहना कि कॉन्डम्स होते हैं, नॉन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है, जिसमें आपकी मेनली कापर इंट्रायूट्राइन डिवाइस आती है, और बीटीएल होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो फीमेल होती है इसकी जो दोनों साइडों पे फेलोपियन ट्यूब होती है इसको रिमूव कर देते हैं, इसको लाइगेट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि बीटीएल का क्या मतलब होता है, बाईलेटरल फेलोपियन ट्यूब लाइगेशन, ठीक है। और दूसरा जो मेल होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेजोक्टोमी करते हैं, जिसमें जो वास्ट डेफरेंस होती है इसको एक तरह से लाइगेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने कहना है कि कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशन क्या है, और आपके जो कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं ये कितनी किस्म के होते हैं। अब जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो आपके कौन से होंगे, वो आपके जैसे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस होंगे, ठीक है। कि आपके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आपने जिस हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस को लिखना है वो कौन सा है, वो आपने कहना है कि एक तरह से ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, ठीक है। यानी कि कौन से हैं, वो आपके एक तरह से ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि आपने इसको कैसे याद करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप एक क्लिनिक में बैठे हो, बहुत ही एक तरह से सूटेड बूटेड हो के अपने क्लिनिक में बैठे हो, ठीक है। और आपके पास माशाल्लाह बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, और आपके पास एक कपल आता है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब सूरत हाल कुछ यूं है कि मतलब कि हमारे जो जितने हमने बच्चे पैदा करने थे ना, वो हमने एक तरह से बच्चे पैदा कर लिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे दो ही अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम जो है वो मजीद बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही हम करना चाहते हैं। और लेकिन हम जो है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक तरह से ना पैदा हों, लेकिन हम जो है एक तरह से जो हमारी सेक्सुअल लाइफ है हम उसको प्रॉपर इंजॉय कर सकें, ठीक है। तो आपने कहना है कि अच्छा मैं आपकी एक तरह से सूरत हाल समझ सकता हूँ, ठीक है, कि यानी कि आप एक तरह से जो है वो जो अपनी सेक्सुअल लाइफ है उसको भी एक तरह से इंजॉय करना चाहते हो, और साथ आप ये चाहते हो कि आपके जो बच्चे हैं वो पैदा ना हो, और जितने आपने बच्चे पैदा करने थे वो आपने कर लिए हैं, ठीक है। फिर आपने कहना कि देखो मैं एक तरह से जो है आपके सामने कुछ मेथड्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और हर मेथड्स को मैं आपको एक तरह से उसके जितने भी बेनिफिट्स होंगे या जितने भी उसके एक तरह से डिसएडवांटेज होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। और अगर आपको इसमें से जो भी मेथड आपको पसंद आता है, ठीक है, जो भी आपको मेथड सूट करता है वो आपने मुझे बता देना है, फिर मैं आपको उस मेथड के मुताबिक आपको एक तरह से गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आपने उसको कहना है कि देखो जो सबसे पहले हम आपको एक तरह से कॉन्ट्रासेप्शन बताएंगे वो आपके ट्रांसडर्मल पैचेस होंगे, ठीक है। अब आपने उसको बताना है कि यार ये जो आपके ट्रांसडर्मल
पैचेस होते हैं, ठीक है, ये ऐसे पैचेस होते हैं जिसके अंदर आपके हार्मोन्स होते हैं। स्पेशली आपने कहना है कि ये आपके जो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, वो आपने कहना है कि एक तरह से एस्ट्रोजिन होता है, ठीक है, कौन सा होता है, एस्ट्रोजिन होता है। और एस्ट्रोजिन में भी कौन सा आपने कहना है एक तरह से इथिनाइल इस्ट्राडायोल होता है, ठीक है, यानी कि कौन सा होता है, वो आपने लिखना है एक तरह से इथिनाइल इस्ट्राडायोल होता है, ठीक है जी, इसके अंदर आपने कहना इथिनाइल इस्ट्राडायोल होता है, ठीक है। और इसके अलावा साथ इसके में क्या होता है, आपने कहना इसमें होता है आपका प्रोजेस्टिरोन, ठीक है, क्या होता है, वो आपने लिखना है एक तरह से प्रोजेस्टिरोन होता है। अब प्रोजेस्टिरोन में भी कौन सा आपने कहना एक तरह से प्रोजेस्टिन होता है, ठीक है, कौन सा होता है, प्रोजेस्टिन, यानी कि प्रोजेस्टिन और जो प्रोजेस्टिरोन है ये एक ही है, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम पहला जो मेथड एक तरह से डिस्कस करेंगे वो आपका ट्रांसडर्मल पैचेस होंगे। ये जो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं ये ऐसे पैचेस होते हैं जिसके अंदर आपके एस्ट्रोजन होता है, मेनली आपका एथिनाइल इस्ट्राडायोल होता है, और आपका प्रोजेस्टिरोन होता है यानी कि प्रोजेस्टिन्स होता है, ठीक है। अब आप क्या कहते हो, आपने पेशेंट को कहना है कि ये आपके डिफरेंट एक तरह से ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, ठीक है, जिसको आपने अपनी स्किन के ऊपर लगा लेना होता है, ठीक है, यानी कि आपने अपने पूरे जिस्म के ऊपर आप कहीं भी इस पैच को लगा सकते हो, लेकिन आपने कहना है कि ब्रेस्ट के अलावा, ठीक है, यानी कि आपने इसको कहना है कि ब्रेस्ट के अलावा आप किसी भी जगह के ऊपर आप इन पैचेस को लगा सकते हो। इस मतलब कि कहाँ कहाँ मेनली आपने कहना है कि आप एक तरह से एब्डोमेन के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है, यानी कि जो आपका एक तरह से पेट है, पेट के ऊपर इस पैचेस को लगा सकते हो। इसके अलावा आपने कहना है कि एक तरह से थाई रीजन के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपने इसको कहना है कि जो आपका बटक रीजन है, ठीक है, एक तरह से बटक रीजन के ऊपर लगा सकते हो, या फिर जो आपका डेल्टोइड रीजन है, ठीक है, यानी कि जो शोल्डर है या डेल्टोइड रीजन है, इसके ऊपर आप इन ट्रांसडर्मल पैचेस को लगा सकते हो, ठीक है। अब इसकी मतलब कि आपने कहना है कि क्योंकि ये जो आपके ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं ना, इनका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये आपको स्किन रैशेस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, आपने लिखने एक तरह से स्किन रैशेस करवाते हैं। अब अगर आपने उसको ब्रेस्ट के ऊपर लगाया तो ब्रेस्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, उसको बहुत सारे एक तरह से रैशेस हो जाएंगे। जब वहां पे बहुत सारे रैशेस हो जाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए आपने कहना कि मेनली आपने इसको ब्रेस्ट के ऊपर नहीं लगाना, आपने ब्रेस्ट के अलावा किसी भी जगह के ऊपर आप इन ट्रांसडर्मल पैचेस को लगा सकते हो, यानी कि आप एब्डोमेन के ऊपर, आपकी थाई के ऊपर, बटा के ऊपर या डेल्टोइड रीजन के ऊपर आप इन ट्रांसडर्मल पैचेस को लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने कहना है कि इनका जो साइड इफेक्ट होगा वो आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं, ठीक है, ये इसको आपने बताना है। फिर आपने उसको कहना है कि देखो इसमें आपके मेनली क्या होते हैं कि आपके टोटल 3 ट्रांसडर्मल पैचेस होंगे, ठीक है, यानी कि 3 आपके एक तरह से ट्रांसडर्मल पैचेस होंगे। अब उसको आपने प्रॉपर गाइड करना है। ये जो 3 ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं इसको आपने क्या करना है, आपने 3 वीक्स के मतलब जो एक तरह से 3 हफ्ते होते हैं यानी कि 3 वीक्स होते हैं, इसके अंदर अपने 3 जो है वो एक तरह से ट्रांसडर्मल पैचेस यूज करने हैं। और हर ट्रांसडर्मल पैच को आपने वीकली चेंज करना है, ठीक है, क्या करना है, वीकली एक तरह से इसको एक तरह से चेंज करना है, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, आपने इसको बताना है कि आपने टोटल 3 जो है वो ट्रांसडर्मल पैचेस यूज करने हैं, ठीक है। यानी कि आपके जो एक तरह से, क्योंकि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो आपको पता है 28 दिन, आपके एक तरह से 28 दिन का होता है, ठीक है। आपने उसको कहना है कि आपके 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना, इसके अंदर आपने 3 ट्रांसडर्मल पैचेस को यूज करना है। और हर पैच को आपने हर हफ्ते के बाद चेंज करना है। और हर हफ्ते आपने जो नया पैच लगा लेना है, ठीक है, यानी कि हर पैच को आपने वीकली चेंज करना है। और नेक्स्ट वीक के ऊपर आपने न्यू पैच को एक तरह से लगा लेना है, तो इसको वीकली आपने चेंज करना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने इसको प्रॉपर गाइड कर देना है कि आपके ट्रांसडर्मल पैचेस में क्या सीन होता है। इसके अलावा आपने कहना है कि ये जो आपके ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं ये उन वुमेन के अंदर, उन फीमेल के अंदर ज्यादा अफेक्टिव होते हैं जिनका जो वेट होता है वो आपका 90 kg से कम होता है, ठीक है, यानी कि जिनका जो वेट होता है वो 90 kg से कम होता है। क्योंकि अगर इनका जो वेट है वो 90 kg से ज्यादा होगा तो इसका मतलब इन फीमेल के अंदर जब वो एक तरह से ज्यादा फैट होगा, यानी कि इनके जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा चर्बी होगी, बहुत ज्यादा फैट होगा। और जो आपका एक तरह से ये जो आपके हार्मोन है, स्पेशली जो आपके एक तरह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके आपके जब एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फैट है, बहुत सी ज्यादा चर्बी है, तो ये प्रॉपर आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी एक तरह से कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपने इनको कहना है कि आपके जो पहला आपका जो है वो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर, वो आपके ट्रांसडर्मल पैचेस हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस में आपने कहना है कि आपके एक तरह से जो है वो कुछ एस्ट्रोजन होते हैं और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, और ये आपके टोटल 3 पैचेस होंगे।
हर पैच को आपने हर हफ्ते के ऊपर यानी कि एक तरह से जो है वो चेंज करना है और एक नया पैच लगा लेना है, ठीक है। यानी कि वीकली आपने इन पैचेस को चेंज करना है, ठीक है। फिर आप उनको कहना है कि आप जो है इस ब्रेस्ट के अलावा आप किसी भी जगह के ऊपर आप इन ट्रांसडर्मल पैचेस को यूज कर सकते हो। मेनली आपके एब्डोमेन, थाई, बटक या डेल्टोइड रीजन के ऊपर आप इन ट्रांसडर्मल पैचेस को यूज कर सकते हो। और आपने फिर उनको ये भी बताना है कि ये जो आपके ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं ना, ये उन वुमेन के अंदर ज्यादा अफेक्टिव होते हैं जिनका जो वेट होता है वो आपका 90 kg से कम होता है। क्योंकि अगर उनका जो वेट होता है वो 90 kg से ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर ज्यादा फैट है, ज्यादा चर्बी है उनके जिस्म के ऊपर, और वहां पे ये जो हार्मोन्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी एक तरह से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने इसको प्रॉपर एक तरह से गाइड कर देना है। तो आई होप सो कि आपको पहला आपके ट्रांसडर्मल पैचेस के बारे में समझ आ गई होगी कि ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर हमने उसको प्रॉपर क्या बताना है। अब जो दूसरा मेथड आपने उसको एक्सप्लेन करना है वो कौन सा है, वो आपने कहना है कि हमारे पास कुछ एक तरह से रिंग्स हैं जिनको हम एक तरह से वेजाइनल रिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो दूसरा आपने हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन उनको उसको बताना है, वो आपने कहना है कि हमारे पास कुछ रिंग्स होती हैं जिनको हम वेजाइनल रिंग्स कहते हैं, या फिर हम इनको एक तरह से नोवो रिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोवो रिंग कहते हैं। अब ये जो आपकी एक तरह से वेजाइनल रिंग्स होती हैं जिनको हम एक तरह से नोवो रिंग्स कहते हैं, इसके अंदर आपने कहना है कि जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो मेनली आपके एक तरह से इथिनाइल इस्ट्राडायोल होता है, ठीक है। कौन सा होता है? वो आपने उनको बताना है कि एक तरह से इथिनाइल इस्ट्राडायोल होता है, ठीक है। कौन सा होता है? इथिनाइल इस्ट्राडायोल होता है। और इसके साथ आपने कहना है एक तरह से इटोनोगैस्ट्रिल होता है, ठीक है। यानी कि कौन सा होता है? वो आपने लिखना है एक तरह से एटोनोगैस्ट्रिल होता है, ठीक है। ये इसके अंदर आपने लिखना है। यानी कि आपने जो दूसरा एक तरह से हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन उसको बताना है, वो आपने कहना एक तरह से वेजाइनल रिंग्स होती हैं जिनको हम नोवा एक तरह से नोवो रिंग भी कहते हैं। ये जो आपकी नोवो रिंग्स होती है ना, इनके अंदर आपकी इथिनाइल इस्ट्राडायोल होता है और आपका एक तरह से इटिनो एक तरह से इटोनो एक तरह से इटोनोगैस्ट्रिल होता है, ठीक है। अब ये जो आपकी इथिनाइल इस्ट्राडायोल और ये आपकी इटोनोगैस्ट्रिल्स होते हैं, ये आपकी वेजाइनल रिंग्स के अंदर होते हैं। अब ये जो आपकी वेजाइनल रिंग्स हैं, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक तरह से आपकी वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी रिंग है इनको हम आपकी वेजाइना के अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। और वहां पे एक तरह से ये 3 हफ्ते के लिए वहां पे पड़ी रहेगी, ठीक है। यानी कि तकरीबन आपके 3 हफ्ते के लिए आपके वेजाइना के अंदर ही पड़ी रहेगी। और आपके 3 हफ्ते के बाद यानी कि 4th वीक के ऊपर हम इस वेजाइनल रिंग को एक तरह से रिमूव कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। लेकिन इसका आपने बताना है कि जब हम 4th वीक के ऊपर इस वेजाइनल रिंग को रिमूव करेंगे तो इसका जो साइड इफेक्ट होगा वो आपको 4th वीक के ऊपर बहुत ही ज्यादा विद ड्रावल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। क्या होगा कि विद ड्रावल ब्लीडिंग हो, इसका क्या मतलब होता है कि यानी कि जब हम उसको एक तरह से वेजाइनल रिंग उसकी वेजाइना से रिमूव करेंगे तो उसको बहुत ज्यादा एक तरह से वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो ये इसको अंदर आप इसको प्रॉपर बता देना है कि हमारे पास एक तरह से वेजाइनल रिंग्स होती हैं जिनको हम नोवो रिंग्स भी कहते हैं। इसके अंदर आपके इथिनाइल इस्ट्राडायोल होता है या फिर हम एक तरह से इटोनोगैस्ट्रिल होता है। ये आपकी ऐसी वेजाइनल रिंग्स होती हैं जिनको हम आपकी वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर देंगे और 3 हफ्ते के लिए आपकी वेजाइना के अंदर पड़ी रहेंगी। और हम क्या करेंगे 3 वीक के बाद, ठीक है, यानी कि 3 हफ्तों के बाद 4th वीक के ऊपर हम इन वेजाइनल रिंग्स को रिमूव कर देंगे। और इनका जो साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट ये है कि इस वजह से आपको विदड्रावल ब्लीडिंग हो सकती है। यानी कि जब हम एक तरह से इस रिंग को रिमूव करेंगे तो आपको एक तरह से बहुत ही ज्यादा एक तरह से वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने दूसरा उसको मेथड एक्सप्लेन कर देना है। इसके अलावा आपने जो तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड उसको एक्सप्लेन करना है, वो आपने कहना है कि हमारे पास एक तरह से जो है वो कुछ एक तरह से क्या है, कुछ आपकी मिनी पिल्स हैं, ठीक है। जो तीसरा मेथड आपने उसको एक्सप्लेन करना है वो कौन सा है, वो आपने कहना है कि हमारे पास होती है एक तरह से प्रोजेस्टिरोन्स ओरल पिल्स होती हैं, ठीक है। यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, हमारे पास कुछ पिल्स होती हैं जिनको हम एक तरह से प्रोजेस्टिन या फिर प्रोजेस्टिरोन ओरल पिल्स होती हैं। और हम इनको एक तरह से मिनी पिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह से मिनी पिल्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी मिनी पिल्स होती हैं और जो आपकी एक तरह से प्रोजेस्टिन ओरल पिल्स होती है ना, इनके अंदर आपने कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। ये इसको आपने बताना है। फिर आपने कहना है कि ये जो आपकी एक तरह से मिनी पिल्स होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, इसको आपने कैसे यूज करना है, तो आपने कहना है कि इनको आपने एक तरह से जब भी आप एक तरह से जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, ठीक है, यानी कि जब भी आप इंटरकोर्स करोगे, ठीक है, उससे पहले आपने एक तरह से इनको यूज कर लेना है, ठीक है। यानी कि आपने कहना है यूज बिफोर द
ठीक है, यानी इसको आपने कैसे यूज करना है, तो आपने कहना यूज बिफोर द सेक्स, यानी कि जब भी आप इंटरकोर्स करोगे, जब भी आप सेक्स वगैरह करोगे, तो उससे पहले आपने मिनी पिल्स को एक तरह से यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने इसको कहना है कि ये जो आपकी मिनी पिल्स होती हैं, इनको आप एक तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी एक तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, इसके अंदर भी आप एक तरह से इनको यूज कर सकती हो। ठीक है, लेकिन आपने बताना है कि ये जो आपकी प्रोजेस्टिन ओरल सॉरी आपकी जो प्रोजेस्टिन ओनली पिल, सॉरी इसको आप कहते हैं एक तरह से प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स भी होती हैं, या फिर हम इनको एक तरह से मिनी पिल्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोजेस्टिन होता है, यानी कि प्रोजेस्टिरोन होता है, और इसको आपने सेक्स से एक तरह से सेक्स से पहले एक तरह से इसको यूज करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग में भी आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इसके अंदर आपने इसको बताना है। फिर आपने उसको कहना है कि ये जो आपकी प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स होती है ना, ये आपकी लेस अफेक्टिव होती हैं। ठीक है, यानी कि ये आपकी क्या होती है, एक तरह से लेस अफेक्टिव होती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर आपने इसको प्रॉपर बता देना है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड आपने उसको बताना है। अब फोर्थ नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट मेथड आपने उसको एक्सप्लेन करना है, वो आपने कहना है कि जो फोर्थ नंबर के ऊपर इंपॉर्टेंट आपका एक तरह से हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आता है, वो आपने उसको कहना है कि हमारे पास कुछ इंजेक्शंस होते हैं, जिसको हम आपके एक तरह से डेपुट इंजेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह से डेपुट इंजेक्शंस कहते हैं। अब ये जो आपके डेपुट इंजेक्शंस होते हैं, इन इंजेक्शंस के अंदर क्या होता है, आपने उसके कहना है कि ये जो डेपुट इंजेक्शंस होते हैं, इनके अंदर हमारा एक तरह से मेथड एक तरह से मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट होता है। ठीक है, क्या होता है, आपने उसको कहने की तरह से मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन। ठीक है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट होता है। ठीक है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट होता है। ठीक है, यानी कि जो फोर्थ नंबर पे आपने उसको हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन एक्सप्लेन करना है, वो आपने कहना है कि हमारे पास कुछ डेपुट इंजेक्शंस हैं, इन डेपुट इंजेक्शंस के अंदर हमारे पास मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट है। अब जो आपका मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन है, इसका इंजेक्शन होता है, जो कि आपको सब क्यूटेनियस, ठीक है, यानी कि सब क्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर लगाना पड़ेगा, और ये आपको जो है वो 3 मंथ के बाद, ठीक है, यानी कि एक तरह से 3 मंथ के बाद जो है वो एक इंजेक्शन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका एक तरह से मेट्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन का डेपुट इंजेक्शन है, जो कि आप सब क्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर लगाओगे, ये आप 3 महीनों के बाद, यानी कि एक तरह से 3 मंथ के बाद एक तरह से उसको आपने इसका इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, ये इसको आपने इसको प्रॉपर गाइड कर देना है। लेकिन फिर आपने इसको ये बताना है कि ये जो आपका डेपुट इंजेक्शन होते हैं, लाइक मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट का जो इंजेक्शन होता है, जो कि आपने हर 3 महीने के बाद लगाना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हैं। वो साइड इफेक्ट क्या हैं, आपने कहना है कि आपको एक तरह से वेट गेन हो सकता है। ठीक है, यानी कि क्या हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। इसके अलावा आपने उसको बताना है कि आपको एक तरह से बोन लॉस हो सकती हैं। ठीक है, यानी क्या हो सकता है, बोन लॉस हो सकती हैं। फिर आपने कहना है एक तरह से उसको ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तरह से ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है, ये आपने इसके अंदर बताना है। फिर आपने कहना है आपको एक तरह से बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपने कहना है कि ये जो आपके डेपुट इंजेक्शन होते हैं, इसको आपने 2 साल से ज्यादा यूज नहीं करना। ठीक है, आपने 2 साल से ज्यादा अपने डेपुट इंजेक्शन को यूज नहीं करना। तो ये फोर्थ नंबर के ऊपर आपने उसको एक तरह से ये कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड है, ये आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब जो 5वें नंबर पे ऊपर हम एक तरह से इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्शन एक्सप्लेन करेंगे, वो आपने कहना है कि एक तरह से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होती हैं। देखो, आपके पास एक फीमेल आती है, वो कहती है, मतलब कि यही जो कपल आपके पास आया है आपके क्लिनिक के अंदर, वो कहता है डॉक्टर साहब ठीक है, मतलब कि आपने हमें 4 जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन हमें कुछ ऐसे मेथड बताए जाएं जो कि एक तरह से लंबे अरसे तक उनका अफेक्ट हो। ठीक है, यानी कि एक फीमेल आती है, वो कहती है कि अभी तक आपने जो मैक्सिमम जो हमें बताया ना, वो 3 मंथ का बताया है, यानी कि जो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है, ये आपको 3 महीने के बाद एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हैं। लेकिन वो कहती है कि डॉक्टर साहब हमें कुछ ऐसे मेथड बताए जाएं जो कि आपके कुछ सालों तक हो। ठीक है, यानी कि उनका जो इफेक्ट है वो 5 साल तक हो, 10 साल तक हो, आपके 3 साल तक हो। यानी कि ये जो फीमेल है, ये आपके एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन डिजायर कर रही है। तो इसके अंदर आपने कहना कि चलें ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे मेथड एक्सप्लेन करता हूँ जिनका जो अफेक्ट है वो एक लंबे अरसे तक रहेगा। तो आपने कहना कि हमारे पास कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हैं। ठीक है, आपने उसको क्या बताना है कि 5वें नंबर के ऊपर जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हैं। अब ये जो आपने कहना है कि इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइस होती हैं, ये आपकी 2 तरह की होती हैं। कुछ आपकी एक तरह से हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं। कौन सी होती हैं, आपने उनको कहना है कि कुछ हमारे पास हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं, और कुछ हमारे पास नॉन हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से
हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं और कुछ आपकी नॉन हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं, ठीक है। अब उसको आपने कहना है कि जो हमारे पास एक तरह से जो नॉन हार्मोनल सॉरी आपकी हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, इसके अंदर आपने कहना है कि ये आपकी वेरियस लिवोनोर गैस्ट्रिल जो होता है ना, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है कि लिवोनोर गैस्ट्रिल, ठीक है, यानी कि कौन सी होती है आपके एक तरह से लिवोनोर जो गैस्ट्रिल होता है, रिलीजिंग आपकी लिवोनोर गैस्ट्रिल रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, ठीक है। यानी कि जो आपकी एक तरह से हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं, इसके अंदर आपकी बहुत सारी लिवोनोर गैस्ट्रिल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं, ठीक है, जिनका जो अफेक्ट होता है ये आपका एक तरह से 3 से लेकर 5 साल तक होता है, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि जो आपकी एक तरह से हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, यानी कि जिसके अंदर आपकी एक तरह से लिवोनोर गैस्ट्रिल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस आती है, ये ऐसी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसके अंदर आपका जो है वो लिवोनोर गैस्ट्रिल होता है। इसको हम आपकी एक तरह से जो है वो यूट्रस के अंदर रख देंगे, आपकी वेजाइना वगैरह के अंदर रख देंगे, जो कि क्या करेगी, ये जो डिवाइस होगी ये ऐसा ऐसा आपकी यूट्रस आपकी वेजाइना के अंदर लिवोनोर गैस्ट्रिल को रिलीज करती रहेगी और आपको कॉन्ट्रास्ट एक तरह से आपको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करेगी। और इसका जो इफेक्ट होता है वो आपने कहना है 3 से लेकर 5 साल तक होता है, ठीक है, ये इसके अंदर आपने कहना है। फिर आपने कहना है कि ये जो आपकी हार्मोनल यानी कि लिवोनोर गैस्ट्रिल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ये आपकी अगर आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, आपने इसको कहना है कि अगर आपको एक तरह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो उसके अंदर भी ये आपकी अफेक्टिव है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट आपने बता देना है कि लिवोनोर गैस्ट्रिल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होती है, ये अगर आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो उसके अंदर भी ये आपकी अफेक्टिव होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक तरह से हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अब जो दूसरी आपकी एक तरह से इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आती है वो आपने एक तरह से नॉन हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। अब नॉन हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के अंदर आपने इसको मेनली कहना है कि हमारे पास कॉपर टी, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि टी शेप्ड कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, ठीक है, कॉपर टी शेप्ड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी नॉन हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, ठीक है। नॉन हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के अंदर कौन सी आती है, वो आपने कहना एक तरह से कॉपर टी शेप्ड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, इसके अंदर कोई भी हार्मोन नहीं होता। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो आपकी टी शेप्ड कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, इसको हम क्या करते हैं, आपकी एक तरह से जो है वो यूट्रस के अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये वहां पे एक तरह से लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करवाती है, क्या करवाती है, आपने कहना है कि ये आपके लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करवाएगी। अब ये जो आपके लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होंगे, ये क्या करेंगे, ये आपके स्पर्म और जो एक तरह से ओवा होता है, ठीक है, यानी कि जो स्पर्म्स एंड ओवा जो होता है उसके लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, आपके स्पर्म और ओवा के लिए टॉक्सिक होते हैं और ये आपको स्पर्म और जो आपके ओवा होता है उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होगी, ये क्या करेगी, ये आपकी वेजाइना के अंदर आपकी यूट्रस के अंदर जो है वो लोकल लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करवाएगी। अब ये जो लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, ये क्या करेंगे, ये आपकी स्पर्म और जो आपका ओवा होता है उसको किल कर देंगे, ठीक है। जब आपका स्पर्म और जो आपका ओवा है जब वो किल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अब आपको फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जब आपको फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपने कहना है कि अब आपको एक तरह से इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी आपके यूट्रस के अंदर, क्योंकि आपकी जो एक तरह से कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ये लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करवा के स्पर्म और ओवा को किल कर देगी, जिस वजह से आपको फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। और साथ क्योंकि ये आपको पता है कि जो बच्चे की इम्प्लांटेशन होती है, जो बेबी की इम्प्लांटेशन होती है वो यूट्रस के अंदर ही होती है। तो अब ये जो कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ये आपकी एक तरह से यूट्रस के अंदर ही पड़ी हुई है और वहाँ पे डिफरेंट जो है एक तरह से रिएक्शन प्रोड्यूस करवा रही है, तो इसलिए ये वहाँ पे एक तरह से इम्प्लांटेशन से भी प्रिवेंट करेगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने इसको प्रॉपर बता देना है कि इसके अंदर क्या सीन होता है। फिर आपने बताना है कि ये जो कॉपर टी शेप इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ठीक है, इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, कौन कौन से, आपने कहना है कि इस वजह से आपको डिसमेनोरिया हो सकता है, क्या हो सकता है, आपने उसको कहना है कि इस वजह से आपके डिसमेनोरिया हो सकता है और इस वजह से आपको एक तरह से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती हैं और इस वजह से आपको एक तरह से इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, क्या हो सकती है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने इसको कुछ बता देना है कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हैं। तो ये आपने कहना कि ये जो कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ये आपको तकरीबन 10 साल तक, ठीक है, तकरीबन 10 साल तक
आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये आपने उसको मतलब कि जो आपको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करेगी। तो ये आपने 5वें नंबर के ऊपर उसको एक तरह से मेथड एक्सप्लेन कर देना है कि ये हमारे पास जो है ऐसा मेथड है जो कि आपको लंबे अरसे तक आपको एक तरह से प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करेगा। तो आई होप सो कि आपको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में पता चल गया होगा कि आपकी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जो 5वें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे, जो फीमेल है, ठीक है, इसको आपने कहना है कि हमारे पास आपके लिए एक और मेथड भी है, ठीक है। यानी कि जो छठे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो कौन सा है? वो आपने जो एक तरह से जो कपल आपके पास आया है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब होता है कि नॉर्मली जो आपकी एक तरह से इम्प्लांटेशन होनी होती है ना बच्चे की, वो आपकी यूट्रस के अंदर होना होती है, ठीक है। अब ये जो एक तरह से बच्चे की इम्प्लांटेशन है ना, वो हो सकता है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाए। यानी कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि वो प्रेगनेंसी जो आपकी यूट्रस के अलावा कहीं और पे बच्चे की इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है। तो उसको हम एक तरह से इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो अभी आपने छठे नंबर के ऊपर उसको जो एक्सप्लेन करना है, आपने उसको कहना है कि आपकी जो एक तरह से फीमेल है, उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है कि जिसके अंदर हम एक तरह से क्या करेंगे, उसके अंदर बीटीएल जो है वो परफॉर्म करेंगे। बीटीएल में क्या होता है कि आपने कहना है कि इसके अंदर हम जो है वो बाईलेटरल फेलोपियन ट्यूब की लाइगेशन कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो उसकी एक तरह से फेलोपियन ट्यूब होती है, उस फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर देंगे। जब हम उसको एक तरह से फेलोपियन ट्यूब को ही लाइगेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक तरह से जो फीमेल है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो फीमेल होती है ना, इसकी फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये आपने कहना है एक तरह से उसके अंदर ये जो होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है। अब जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है ना फीमेल के अंदर, ये आपकी दो मतलब कि दो होती हैं, एक आपकी राइट साइड पे होती है और दूसरी आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है, इसके साथ क्या पड़ा होता है, आपको पता है यहाँ पे एक तरह से ओवरी पड़ी होती है, ठीक है। अब ये जो ओवरी होती है ना, ये क्या करती है, ये यहाँ से एग को रिलीज करती है, और जो आपका एग होता है, ये आपका एक तरह से मूव करके आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब में मेनली आपने जो आपके एम्प्यूला होता है ना, एम्प्यूला के ऊपर आपका एक तरह से एग आ जाता है, और फिर जो आपके एक तरह से स्पर्म होता है, ये स्पर्म ट्रेवल करके आपके एक तरह से जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाता है, और स्पर्म और एग की यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो छठे दिन के ऊपर जो है वो आपका जो बेबी होता है, वो आपके यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपने कहना है कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है कि आपका एग भी आता है और आपका स्पर्म भी आता है, और यहाँ पे आपकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो फीमेल है उसको ये कहेंगे कि जो आपकी दोनों साइडों के ऊपर जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब को हम क्या कर देंगे, लाइगेट कर देंगे। जब हम इनको इस फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली अब आपके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जब आपको फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको एक तरह से इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी, और आप एक तरह से प्रेगनेंसी से बच सकती हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने प्रॉपर उसको समझा देना है कि बायलेटरल एक तरह से फेलोपियन ट्यूब लाइगेशन का क्या मतलब होता है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब जो फीमेल है ना, वो आपकी तरफ देखती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ तक जो है वो 6 मेथड एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आपने अभी तक मेरे जो है मेरा जो हस्बैंड है, मेरा जो एक तरह से मियाँ शरीफ है, इसके लिए आपने कोई ऐसा, चलो मैं लिखवाता हूँ अभी आपको। तो मतलब कि अब वो जो फीमेल है ना, वो आपको कहती है कि डॉक्टर साहब, आपने मुझे तो मतलब कि काफी मेथड एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन मेरे जो शोहर है, ठीक है, मेरा जो एक तरह से हस्बैंड शरीफ है, इसको भी आप कुछ ऐसे मेथड एक्सप्लेन कर दें ताकि हम मतलब कि, क्योंकि ये भी तो इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रेगनेंसी को होने में, ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस करवाने में। आपका जो हस्बैंड है, ये भी तो इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप इसके लिए भी कुछ मेथड एक्सप्लेन कर दें। तो आपने कहना कि चलें ठीक है, हम जो है आपके हस्बैंड के लिए भी कुछ मेथड एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने कहना है कि जो पहला हम मेथड परफॉर्म करेंगे आपके हस्बैंड के अंदर, वो आपने कहना है एक तरह से वेजेक्टोमी होती है, ठीक है। कौन सी होती है, आपने लिखना है एक तरह से सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं वेजेक्टोमी होती है। अब ये जो आपकी वेजेक्टोमी होती है, इसके अंदर आपने कहना है कि जो एक तरह से जो है वो मेल के अंदर जो उसकी वास्ट डिफरेंस होती है, ठीक है, यानी कि जो स्पर्म को ट्रेवल करवा रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वास्ट डिफरेंस कहते हैं। इस वास्ट डिफरेंस को हम क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे। जब आपकी वास्ट डिफरेंस को लाइगेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां से जो स्पर्म है, ये ट्रेवल नहीं कर सकेगा, और आपको एक तरह से प्रेगनेंसी से आपको एक तरह से प्रिवेंट हो सकते हो, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि ये क्या है, ये आपकी एक तरह से जो है ना वो फेलो एक तरह से डक्टस डेफरेंस है, जिसको हम वास्ट डेफरेंस भी कहते हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो आपकी वास्ट डेफरेंस है ना, उसको यहाँ से एक तरह से लाइगेट कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको एक तरह से लाइगेट कर देंगे, तो ये जो आपकी ऊपर वाली जो एक तरह से वास्ट डेफरेंस है, ये आपकी इस तरह बन जाएंगी, ठीक है। ये इस तरह हो जाएंगी। जब ऊपर से आपको पता है कि जो आपका स्पर्म है, इसने ट्रेवल होकर नीचे आना है,
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो आपने हमने इसको लाइगेट कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको आपकी वास डेफरेंस को यहाँ पे लाइगेट कर दिया है, तो आपका जो स्पर्म है ये ट्रेवल होके आपके मतलब कि फीमेल के अंदर नहीं जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपने कहना है कि हम क्या करेंगे, जो आपकी वास डेफरेंस है इसको एक तरह से लाइगेट कर देंगे। जब हम इसको लाइगेट कर देंगे तो वहां से जो आपका स्पर्म है वो प्रॉपर ट्रेवल ही नहीं कर सकेगा। जब प्रॉपर ट्रेवल ही नहीं कर सकेगा तो ऑटोमेटिकली आप एक तरह से प्रेगनेंसी से प्रिवेंट हो सकती हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने कहना है। जो आपका एक तरह से जो है ना, वो जो हस्बैंड है वो आपकी तरफ देखता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब ये कौन सी बात कर रहे हो सकता है कि मैं मतलब कि कुछ अरसे के बाद जो मेरी पहली बीवी है इससे मैं बोर हो जाऊं, मैं इससे उकता जाऊं, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे जो है एक तरह से नई शादी करना पड़ी, और मुझे मतलब कि हो सकता है कि नई बीवी से जो है वो मैं एक तरह से बच्चे प्रोड्यूस करूं, ठीक है। तो आपने इसको कहना है कि कोई मसला नहीं है, ये जो आपकी वेजेक्टोमी है यानी कि ये जो आपका वास्ट डेफरेंस का प्रोसेस है ना, ये आपका एक तरह से री हम इसको एक तरह से री कैंसल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, री कैंसल, या फिर आपने कहना एक तरह से री कैनलाइजेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, री कैनलाइजेशन भी कर सकते हैं। री कैंसल या री कैनलाइजेशन का क्या मतलब है, आपने कहना है कि जब आप चाहो तो आप एक तरह से ये जो वेजेक्टोमी है इसको दोबारा से ठीक भी करवा सकते हो। आप क्या करोगे, दोबारा से ये जो आपने लाइगेशन की है इस लाइगेशन को खत्म कर दोगे, और जो आपकी वास्ट डिफरेंस है ना इसको दोबारा से इसको एक तरह से प्रॉपर ट्यूब के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी वेजेक्टोमी का प्रोसेस होता है ये आपके एक तरह से इसको हम दोबारा से रिकैनलाइजेशन कर सकते हैं। दोबारा से हम एक तरह से ये जो हमने वहां पे सूचर लगाए हैं, यहाँ पे जो एक तरह से सूचरिंग की है इसको हम रिमूव कर देंगे। जब हम इन सूचरिंग को रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दोबारा से ये प्रॉपर जो है वो एक डक्ट बन जाएगी, और जो स्पर्म है वो प्रॉपर से ट्रेवल कर सकेगा, ठीक है। तो अब जो है वो आपका जो उसका जो हस्बैंड है वो प्रॉपर एक तरह से खुश हो जाएगा, और वो आपको एक तरह से दुआएं देगा कि हो सकता है कि बाद में मुझे दोबारा भी शादी करना पड़े, तो मतलब कि ये मेरे लिए अच्छा एक मेथड है, ठीक है। तो ये आपने इसको बता देना कि जो वेजेक्टोमी है, वास्ट डिफरेंस है, इसको हमने इसके अंदर कैसे एक तरह से परफॉर्म करना है, और ये दोबारा हम इसको एक तरह से रीकैनलाइजेशन वगैरह इसके अंदर कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको वेजेक्टोमी की भी समझ आ चुकी होगी। अब 8वें नंबर के ऊपर जो आपने एक तरह से उसको मेथड एक्सप्लेन करना है, वो आपने कहना है कि हमारे पास जो मतलब कि मेथड है वो कौन सा है, वो आपका एक तरह से कॉन्डम वाला है, ठीक है। कौन सा है, वो आपने लिखना है कॉन्डम वाला है, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक है, ये आपने जो जितने भी हमें मेथड एक्सप्लेन किए हैं ये तो मतलब कि हो सकता है कि बहुत सारे एक्सपेंसिव हो, मतलब कि हमें सर्जरी वगैरह करवानी पड़े, ठीक है। लेकिन हम तो बहुत सारा मतलब कि गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमें कुछ ऐसे मेथड बताए जाएं जिससे हम मतलब कि इजिली जो है वो एक तरह से प्रेगनेंसी वगैरह से बच सकें। तो आपने कहना चलें ठीक है, आप जो है एक तरह से कंडम वगैरह यूज कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, जो मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो आपने कहना कॉन्डम ही होते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्डम्स होते हैं, एक तो ये आपको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते हैं, दूसरा आपने कहना है कि ये आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होते हैं उससे भी आपको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, उससे भी आपको बचाते हैं, ठीक है। 8वें नंबर के ऊपर कौन सा आएगा, आपने कहना है कॉन्डम। और कंडम के अंदर आपने कहना है कि क्या होती है कि ये आपको एक तरह से प्रेगनेंसी इंड्यूस होने से बचाएंगी, और इसके अलावा आपने कहना कि ये आपको एक तरह से एसटीडीज यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उससे भी आपको एक तरह से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है जी। इसके अंदर आपने इसके अंदर बता देना है। अब जो मतलब कि जो मजीद आप मेथड उसको एक्सप्लेन करोगे वो आपने कहना है कि एक तरह से विदड्रावल इजैकुलेशन होती है, ठीक है। यानी कि जो मेल के अंदर आपने उसको कहना है कि आप क्या करोगे, एक तरह से विदड्रावल इजैकुलेशन करोगे। अब आई होप सो कि आपको एक तरह से विदड्रावल इजैकुलेशन का क्या मतलब हो, मतलब कि जो विदड्रावल इजैकुलेशन होता है इसका क्या मतलब होता है कि ये आपको एक तरह से पता होगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड आपको एक तरह से उनको एक्सप्लेन कर देने हैं कि इनके अंदर जो है वो क्या क्या सारा सीन होता है, और इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होते हैं। और फिर आपने अगर वो जो भी मेथड मतलब कि सिलेक्ट करें तो आपने उसके बारे में उनको प्रॉपर गाइड कर देना है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब इसके अलावा हम जो एक तरह से कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ेंगे वो कौन से होंगे, वो आपने लिखना है एक तरह से पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। यानी कि कौन से कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, वो आपने कहना है एक तरह से पोस्ट कोइटल, ठीक है। यानी कि एक तरह से पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। अब पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर आपने क्या कहना है कि फॉर एग्जांपल एक जो है वो यंग कपल आपके पास आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब हमने ना एक तरह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद हो सकता है कि जो फीमेल है हमें डर है कि एक तरह से जो फीमेल है इसके अंदर प्रेगनेंसी हो जाए। तो अब हमें कुछ ऐसे मेथड बताएं जिससे हम एक तरह से प्रेगनेंसी से बच सकें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। तो आपने कहना है कि जो पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं ये ऐसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं जो कि आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह से पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब है, आपने कहना है कि ये ऐसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं जो कि आपको एक तरह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद
आपको प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो आपको कम कर देते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर आपने लिखना है। अब इसके अंदर मेनली आपके कौन कौन से आते हैं, तो वो आपने कहना है कि अगर जो फीमेल है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर मेनली आपने कहना है कि अगर जो कपल है, ठीक है, इसने एक तरह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और उसको अभी तक जो है वो 72 घंटे हुए हैं, ठीक है, यानी कि ये आपने लाजमी मतलब इसको गौर से सुनना है कि अगर वो कहें कि हमने जो एक तरह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और हमें एक तरह से तकरीबन जो है वो एक तरह से 72 आवर्स हुए हैं, ठीक है, तो आपने कहना कि आपने एक तरह से विद एंड एक तरह से ये इसके अंदर आपने लिखना है कि विद एंड 20 एक तरह से 72 आवर्स, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर अंदर आपने एक तरह से सिंगल हाई डोज ऑफ लिवोनोर गैस्ट्रिल, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपने कौन सा इंजेक्शन यूज करना है, तो आपने कहना सिंगल हाई डोज, ठीक है, एक तरह से कौन सा यूज करना है, आपने कहना सिंगल हाई डोज ऑफ लिवोनोर गैस्ट्रिल, ठीक है, यानी कि जो आपके एक तरह से लिवोनोर गैस्ट्रिल होता है इसका आपने एक तरह से सिंगल हाई डोज यूज करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक तरह से 72 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर अंदर आपने जो है वो लिवोनोर गैस्ट्रिल का एक सिंगल डोज लेनी है, ठीक है, ये इसके अंदर आपने लिखना है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है वो तकरीबन जो है वो 72 घंटे से ज्यादा हुआ है, तो आपने क्या करना है विद एंड द एक ना से विद इन 5 डेज, ठीक है, यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 5 दिन के अंदर अंदर आपने एक तरह से यूली प्रिस्टल यूज करनी है। कौन सी मतलब यूज करनी है, आपने एक तरह से उली प्रिस्टल भी बोलते हैं इसको और एक तरह से यूली प्रिस्टल भी बोलते हैं। तो जी इसके अंदर आपने लिखना है कि इसके अंदर क्या सीन होता है, ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो आपने अभी तक आपको 72 घंटे से कम टाइम हुआ है, तो आपने उसके अंदर जो है वो सिंगल हाई डोज ऑफ लिवोनोर गैस्ट्रिल यूज करनी है। लेकिन आपको एक तरह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए हुए एक तरह से 72 घंटे से ज्यादा लेकिन 5 दिन से कम टाइम हुआ है, तो इसके अंदर आपने जो है वो यूलिप्रिस्टल जो है वो यूज करनी है। लेकिन अगर उसको 5 दिन से ज्यादा टाइम हो जाता है, लाइक उसको 6 दिन हो जाते हैं, 7 दिन हो जाते हैं, तो आपको पता है कि छठे दिन के ऊपर क्या होता है कि जो यूट्रस होता है ना, मतलब कि जो आपके एक तरह से बेबी होता है, ठीक है, यानी कि जो आपके एक तरह से बेबी होता है ये आपके यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक तरह से इम्प्लांट हो जाता है, तो फिर हमें ऑटोमेटिकली इसके अंदर एबॉर्शन ही करवाना पड़ता है, ठीक है, एबॉर्शन करवाना पड़ता है, यानी कि हमें एक तरह से जो प्रेगनेंसी होती है इसको टर्मिनेट करवाना पड़ता है। और इसके लिए जो हम मेनली यूज कर रहे होते हैं वो आपके एक तरह से मैफीप्रिस्टोल यूज कर रहे होते हैं और साथ उसको माइजोप्रोस्टोल यूज करते हैं। कौन सी आपकी मैफी एक तरह से मैफीप्रिस्टोन यूज करते हैं, ठीक है, मैफीप्रिस्टोन यूज करते हैं और साथ आपका माइजोप्रोस्टोल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने कहना है कि अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और आपके एक से 72 आवर्स हुए हैं, यानी कि एक तरह से 72 आवर्स हुए हैं, तो इसके अंदर आपने उसको कहना है कि आपने सिंगल हाई डोज ऑफ लिवोनोर गैस्ट्रिल यूज करनी है। लेकिन आपको एक तरह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए हुए 5 दिन या 5 दिन से कम टाइम हुआ है, तो आपने इसके अंदर यूलिप्रिस्टल यूज करनी है। लेकिन वो कहता है मुझे 6 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली एबॉर्शन की तरफ यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ही करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप एक तरह से मैफीप्रिस्टोल और साथ माइजोप्रोस्टोल को यूज करोगे, ठीक है। तो ये सारे आपने इसके जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन उसको बता देने हैं कि ये सारे कॉन्ट्रासेप्शन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब इसके मतलब कि जो एडवर्स इफेक्ट हैं, लाइक जितने भी हमने कॉन्ट्रासेप्शन बताए हैं इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन हम एक तरह से ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके कॉन्ट्रासेप्शन हैं, ठीक है, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह हैं इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हैं। तो आपने कहना कि इस वजह से क्या हो सकता है कि जो फीमेल है इसको हेडेक वगैरह हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, हेडेक वगैरह हो सकता है, इसको नोजिया वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है, ये इसके अंदर आपने लिखना है। इसके अलावा आपने कहना जो फीमेल है इसको डिप्रेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, एक तरह से डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। इसके अलावा आपने कहना है कि इसका जो एक तरह से जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो ना यानी कि इसका जो ब्लड प्रेशर है वो रेज हो सकता है। इसके अलावा आपने कहना है कि इस जो फीमेल है इसको एक तरह हेयर सुटिज्म हो सकती है, क्या हो सकती है, हेयर सुटिज्म हो सकती है। इस फीमेल को एक तरह से एक्नी हो सकती है। इसके अलावा आपने कहना है कि इसको क्या हो सकता है, एक तरह से थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, स्पेशली वो फीमेल जो एक तरह से स्मोकिंग वगैरह करती है, जो फीमेल स्मोकिंग करती है इसके अंदर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा होंगे और इसके अंदर एक तरह से जो स्ट्रोक के जो चांसेस होंगे वो भी ज्यादा होंगे, ठीक है, जो इसके अंदर आपने लिखना है। इसके अलावा आपने कहना है कि ये जो फीमेल होती है इसको एक तरह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसको क्या हो सकते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह भी हो सकते हैं, ये इसके अंदर आपने इसको कह देना है। बाकी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज इसके अंदर याद रखनी है ना कि जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपने लिखना है कि जो आपके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके तरह से हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ना, ये आपका एक तरह से जो सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, यानी कि ये जो आपके एक तरह से सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है, ये सर्वाइकल कैंसर होते हैं, उसके लिए मतलब कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो आपके एक तरह से मतलब कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये आपके सर्वाइकल कैंसर के जो चांसेस हैं इसको ज्यादा कर देते हैं, ठीक है।
लेकिन जो आपके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, ठीक है, ये आपको एक तरह से जो एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर के जो चांसेस है उनको कम कर देते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियल एंड जो आपके जैसे ओवेरियन कैंसर होता है इसके चांसेस कम कर देते हैं, ठीक है। यानी कि लास्ट पे आपने लिखना है कि जो आपके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ये आपको सर्वाइकल कैंसर यानी कि जो सर्विक्स के जो कैंसर होते हैं इसके चांसेस ज्यादा कर देते हैं। लेकिन ये जो आपके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ये आपको एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर के जो चांसेस होते हैं ये कम करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने उसको सारा बता देना है कि इसके अंदर मतलब कि प्रॉपर आप इसको कैसे जो है वो प्रिवेंट कर सकते हो एक तरह से प्रेगनेंसी वगैरह से, ठीक है। अब इसके अंदर और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी ना वो मैं आपको बता दी। अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है।